गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो पेपर के अंदर शुरुआत के 20 क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, और उन टॉपिक को जिनको आपने पढ़ लिया है, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। और मिशन 100 आउट ऑफ 100 के लिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी डेवलप करनी है, यानी 20 आउट ऑफ 20 यहाँ आपको लेना ही लेना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि जो चीज़ आपने, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट को कितना मजबूत कर लिया है। दूसरी चीज़, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं जहाँ पे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो कैलकुलेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन हुआ या फिर आपका फार्मूला का एप्लीकेशन हुआ या फार्मूले के बारे में कैसे किस तरीके का आपका नॉलेज है उसको चेक करने का प्रयास होता है। उसके अलावा जो बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है, इस लाइन के ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे उससे नीचे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम नीचे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहाँ से लोग पढ़ना शुरू करते हैं और उसके नीचे भी जाकर के क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं करोगे कि इतना आसान हो सकता है, और पता चलता है उसी आसान के चक्कर में क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ये वो एरिया है जिसपे आपको बिल्कुल आँख कान नाक सब खोल के रखना है अपना, कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हों। क्वेश्चन देख के आपको इसमें ला जाए, यस ये इस एरिया से है और ये जानना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2x - 3 = 7। x की वैल्यू क्या होगी? अब आपको लग रहा होगा इसको पूछने का क्या मतलब है, ये तो 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ है। सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, 2x = कितना हो जाएगा 10, x = 5, ये आपका आंसर हो गया। 5 ऑप्शन में टिक करना है, OMR सीट होगी, उस OMR सीट पे जाना है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1, 2, 3 और 4 यहाँ A, B, C और D का सर्कल बना होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? B। तो B वाले को आपको क्या करना होगा? सर्कल करना होगा। सर्कल प्रॉपर तरीके से फिल करना है, उसको सही तरीके से फिल करना है। वो सारी प्रैक्टिस अभी आपको आगे कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। कितने क्वेश्चंस में? 20 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे √50 को सरल रूप में लिखने पे क्या प्राप्त होता है। अब √50 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 × 2, ये 5 बाहर आ सकता है, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा 5√2। बात समझा ये नहीं? क्लियर है? तो 5√2 आपके आंसर में देखिए कहाँ पे है, देखिए ये 2√5 है, ये 5√2 है। तो जो चीज आई है वही आंखों को भी दिखाई दे, इसलिए मैंने कहा सब एकदम अलर्ट मोड में यहाँ रहना होता है। गलतियों के चांसेज यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया? A, 5√2, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा यहाँ आने के बाद अरे वो तो गलती हो गई, 2√5 कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो ये वाला पछतावा जिंदगी भर का हो जाएगा। अब उसको हमें नहीं पैदा करना है। जैसे यहाँ लिखा गया है इसका वर्ग होगा 3 + 2√5 का स्क्वायर, 3 + 2√5, 3 + 2√5 इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? A² यानी 9 + B² 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB का मतलब 2 × 3 × 2√5। क्लियर? सारे को ऐड कर लीजिए तो देखिए 9 हो गया, और ये 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस ये कितना हो गया 12√5, तो यानी 29 + 12√, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं? देखो आंसर आ रहा है, ये माइनस के साथ दिया गया है, यहाँ ऊपर में प्लस, आंसर क्या होगा? A।
क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां दिया गया है कि x इक्वल्स टू 2 जो है वो एक पॉलिनोमियल है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। बात समझ आई। आपको दिया गया है x इक्वल्स टू 2, इसका एक शून्यक है, यानी 2 रखने पे ये क्या हो जाएगा 0। रखते हैं 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के कितना हो जाएगा, के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। के इक्वल्स टू 6, के इक्वल्स टू कितना आ गया 6। और समझ में आई। तो के इक्वल्स टू 6, आंसर क्या हो जाएगा सी। कोई समस्या बोलिए, अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं, कर सकते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल पेशेंस के साथ में क्वेश्चंस हैंडल करना है। द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 8 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6। 4 इंटू 2 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 2। इसके रूट्स क्या हो गए 4 एंड 2, 4 एंड 2 ये है 2 एंड 4 या 4 एंड 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दिया गया एपी का 15वां पद बताइए, तो आप जानते हैं 15वां पद क्या होगा a प्लस 16d। a प्लस 16d नहीं होगा, क्या होगा a प्लस 14d। ठीक है ना, n माइनस 1 होता है। तो अब आपके पास देखिए a दिया गया है कि नहीं, a इक्वल्स टू क्या है 5 14 इंटू d का मतलब क्या है 13 माइनस 9 या 9 माइनस 5 तो 4। अब ये कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है सही लिखा है। और ये आ गया 61 है आंसर में, ये आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपी के n पदों का योग Sn, प्रथम पद दिया गया है और d दिया गया है, ठीक है ना। Sn इक्वल्स टू क्या होता है n पदों का योग, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आ रही कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कब, जब पहला पद और सर्वांतर दिया गया हो। अदरवाइज ये क्या होता है, अगर लास्ट पद दिया गया होता तो a प्लस l हो जाता। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू दिया गया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। फट से आपको डायग्राम बनाना है और यहाँ लिख देना है ये 3 है और नीचे में ये क्या दिया गया है 5, ये 5 है और ये तो 4 होगा ही होगा। 3 4 5 क्या होते हैं, 3 मैजिकल नंबर है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा बराबर 4/5, 4/5 है कहीं ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। टेन थीटा दिया गया है 1/1, ये थीटा है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो टेन में 0 किसका मान 1 होता है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसको अगर पाई के फॉर्म में लिखना हो तो पाई अपन कितना आ जाएगा
पाई को किससे डिवाइड किया जाए कि 45 डिग्री आ जाए? पाई का मतलब क्या होता है? 180, और उसको 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 45। ठीक है, तो पाई बाई 4 भी लिखा हो सकता है, 45 डिग्री भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है। पाई इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की परिधि दी गई है, कोई वृत्त है उसकी परिधि दी गई है। परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब आपको दिया हुआ है P इक्वल्स टू 44, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 पाई आर। अब इसको दोनों को जरा सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल होके कितना हो गया? 22। पाई आर बराबर कितना हो गया? 22। ये 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया? पूछा क्या है? त्रिज्या या व्यास? त्रिज्या, तो 7 होगा। व्यास पूछा होता तो कितना होता? 14 हो जाता, तो रेडियस का डबल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, गलती से मत बोल दीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है? अगर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब, ये उसका आयतन होता है। इसमें एक ही चीज चाहिए होती है, रेडियस, वो आपके पास है। और ये हो गया 4, ठीक है, 4/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके, और इसके बाद इसका आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x + 3y = 7 का ग्राफ किस प्रकार का होगा? तो ये तो एक लीनियर होगा, दो चरों का रैखिक समीकरण है, अपने आप में दो चर है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। ठीक है ना? वक्र होगा या वृत्त होगा या परवलय होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक होगा, कहीं ना कहीं उसकी पावर स्क्वायर में होगी। ठीक है ना? वक्र तब बनेगा जब उसमें इस तरीके से हो, जितनी बार x को टच करेगा उतनी पावर होगी। वृत्त होगा तो वृत्त वही बनेगा जिसमें 2 बार कट करेगा x एक्सिस को, तो यानी स्क्वायर तो होने पड़ेगा, उसको x का स्क्वायर होना पड़ेगा, और चूंकि y को भी कट कर रहा है 2 बार, तो y का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वृत्त का जो इक्वेशन होता है वो x² + y² = 1 होता है। वृत्त का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, या a² इसको लिख दीजिए। ठीक है ना? परवलय दिया गया है, परवलय क्या होता है? यही इस तरीके का होता है। ठीक है ना? तो ये इसको बोलते हैं y = x²। देखो y की पावर 1 है, एक बार काटा y एक्सिस को, और ये x डैश, तो यहाँ पे डैश। अब मान लीजिए x² है, तो x² को कितनी बार काटा है? 2 बार। पावर 2 है, 2 बार काटा है, इसको 1 बार काटा है। वृत्त वाले में देखिए y एक्सिस को 2 बार, x एक्सिस को भी 2 बार, दोनों का स्क्वायर होगा। वक्र में मान लीजिए ऐसा है कि y = x⁴, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ 1 2 3 4। ठीक है, x को कितनी बार? 1 2 3 4, और y को कितनी बार काटा है? 1 बार, क्योंकि y = किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है। तो वर्ग आप जानते हैं इस तरह से होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, सब 90 डिग्री होते हैं। ये दिया गया है कितना? तो इसका विकर्ण होता है a√2। क्या होता है वर्ग का विकर्ण? a√2। ठीक है ना? a√2 वर्ग का विकर्ण होता है, वो दिया हुआ है, यानी a√2 = डायगोनल d = दिया है 10√2। ठीक है ना? √2 से √2 कट गया तो a = क्या आ गया? 10। ये 10 मिल गया, अगर ये 10 मिल गया तो पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा। 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं?
क्लियर है? अगला देखिए, माध्य दिया गया है, कुल आवृत्ति दी गई है, संपूर्ण योग पूछ रहा है। क्या जानते हो आप? माध्य बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपान एन। माध्य क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपान एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपान एन। यहाँ ये क्या है? ये माध्य है, ये मीन है, ये सम ऑफ डेटा है, जितना डेटा है उसका सम है, ये एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो यानी कि अगर समेशन ऑफ एक्स निकालना हो तो ये एन इंटू एक्स बार हो जाएगा, यानी सम ऑफ डेटा निकालना हो तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, और आपकी माध्य कितना है? 20, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 है ऑप्शन में, वही आंसर हो गया। ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सिक्के को एक बार उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या होता है, एक सैंपल स्पेस होता है। ये सैंपल स्पेस क्या होता है? इसको यस से लिखते हैं कि कोई भी घटना एक एक्शन करने पे कितने तरीके से हो सकती है, उसके सभी संभावित जो भी आउटकम हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे एक सिक्का आपने उछाला तो क्या क्या हो सकता है जो रियल में हो सकता है, पॉसिबल है? तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपसे इसमें अगर देखा जाए तो एन एस इसको बोलते हैं, एन एस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितने हैं इसके अंदर? 2। आपसे कौन सी इवेंट होने के लिए मांगा गया है? हेड आने का। तो इवेंट क्या है? वो इवेंट चाहते हैं हेड आ जाए, तो हेड इसमें कितने तरीके से आएगा? एक तरीके से। तो यानी कि इवेंट के लिए नंबर ऑफ इवेंट जो आपको चाहिए वो कितनी होगी? 1। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पीई इक्वल्स टू एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन एस, पी इक्वल्स टू एन ई अपान एन एस। क्लियर? और एन ई कितना है? 1, एन एस कितना है? 2। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। आपका आंसर हो गया 1/2। क्लियर? x-2 और x-3 इस बहुपद के कारक हैं। कारक शब्द जानबूझ के प्रयोग किया गया, एक बार आया है लिख के। कारक का मतलब है रूट, मूल। ठीक है, तो ऐसा ना लगे कि नया क्या चीज आ गया। कारक मतलब रूट ही है। तो यानी कि इसके फैक्टर हैं, इसके क्या है? बहुपद के फैक्टर हैं, गुणनखंड है। यानी यहां से आपको क्या मिल रहा है? x = 2, यहां से क्या मिल रहा है? x = 3 बहुपद के लिए। तो k का मान बताना है। तो यानी कि अगर p(2) निकालोगे इस बहुपद के लिए तो क्या होगा? 2² - 5 × 2 + k = क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? क्योंकि कारक है, गुणनखंड है, तो 4 - 10 + k = 0। k = क्या आ गया? 6। और p = 3 पे भी निकाल के देख लो, p3 भी 0 हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर -5 × 3 + k = 0। ये 15, 9 कितना हो गया? 6। यहाँ से भी 6 आ गया। आंसर क्या होगा? 6। समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि tan θ = √3, tan A = √3 है। अब आप जानते हो कि किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, यानी कि A = क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का घनफलक, घनफलक मतलब वॉल्यूम, और बेलन का क्या होता है? πr²h। इसका आयतन क्या होता है बेलन का? घनफलक मतलब क्या होता है? बोलिए। आयतन। ठीक है, तो क्या क्या चीज चाहिए? यानी कि ये क्या है? πr²h। अगर बेलन का निकालना है तो पाई की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, एच चाहिए, ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए, पाई का मान चाहिए, यानी क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। ठीक है ना? 2D आकृति का उदाहरण है।
कौन सा है जो 2 डायमेंशनल आकृति के बारे में बता रहा है? 2 डायमेंशनल 2D आकृति। तो देखिए घन के अंदर 2D कौन सी होती है? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तीनों चीजें हो, उसको 2D कहते हैं। 3D क्या है? जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, उसकी ऊंचाई नगण्य हो। जैसे आपकी बुक है, अब ये बुक, इसके अंदर लंबाई भी है, इसके अंदर चौड़ाई भी है और इसकी कुछ ऊंचाई भी है, तो ये क्या हो गया? 3D। ठीक है, लेकिन इसी का एक पेज अगर आप देखोगे तो एक पेज में लंबाई चौड़ाई है लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है? नगण्य है। ठीक है ना, बहुत कम है, तो ये क्या हो गया? 2D। आलू क्या है? 3D शेप है, उसे चिप्स बना दिया तो 2D हो गया। ठीक, तो यहां पे देखिए घन 3D है, गोला ये भी 3D है। ठीक है, वृत्त ये 2D है और बेलन क्या है? 3D है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेलन, सिलेंडर, अब इसको बहुत पतला पतला अगर काट लिया जाए, जैसे मूली को पतला पतला बिल्कुल स्लाइड कर लिया जाता है, तो वहां से क्या निकलता है? सर्कल्स। देखा है कि नहीं? तो वो 2D शेप हो गया और ये क्या है? पूरा 3D। तो इसमें 2D आकृति कौन सी होगी? सर्कल। ठीक है ना, गोले को भी आप छोटा छोटा काटोगे तो सर्कल निकलेगा, घन को अगर आप कट करोगे तो वहां से स्क्वायर निकलेगा, वर्ग निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में जो प्रसरण है ये किसको मापता है? तो जो प्रसरण होता है ये मापता है बिखराव को, डिस्पर्सन को, कितना ज्यादा डिस्पर्सन है। जैसे माध्य, इस तरीके से इसके एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि है 3, एक संख्या है 5 और एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 42 या 43। ठीक, इसका माध्य निकालना हो तो इसको पहले ऐड करोगे, तीनों को जोड़ोगे माध्य निकालने के लिए, तो कितना आएगा? 51/3 आएगा ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा या नहीं? ये आ गया 17। अब जरा देखो, ये जो 17 है वो 3 से कितना दूरी पे है? कितनी दूरी पे है? 17 - 3 करोगे तो 14 की डिस्टेंस पे। 5 से देखोगे कितनी दूर पे है? 43 से भी कितनी दूरी पे है? तो ये क्या है? ये प्रसरण हो गया। ठीक है, यानी कि जो माध्य है वो डेटा से कितना दूर चला गया उसी को मापता है कौन? ये बिखराव कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वाले, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये आसान होते हैं, प्रैक्टिस में रखिए और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जो चैप्टर के शुरुआत में कुछ थियरी दी गई है ना, उसको भी पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर हमको नहीं जाना है, हमें ग्राउंड भी अपना मजबूत